नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में स्कूलों की हालत और इस हाल पर जारी सियासत की। एमपी विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जवाब दिया कि एमपी के 7 आदिवासी बहुल जिलों के कुल 1587 ऐसे स्कूल हैं जहां पढ़ाने के लिए एक भी टीचर नहीं है। जी हां, सही सुना है, जहां पढ़ाने के लिए एक भी टीचर नहीं है। जी हां, सही सुना आपने, यानी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के भारी भरकम दावों की पोल खोलते ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। और अब इन्हीं आंकड़ों पर सियासत में घमासान मचा है। कांग्रेस जहां इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसके लिए पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन स्कूलों में अगर एक भी मास्टर नहीं होगा तो जरा सोचिए कैसे पढ़ेगा इंडिया। जी हां, एमपी के स्कूलों का यही हाल है। एमपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र में मंदसौर से बीजेपी के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने स्कूली शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा कि खास तौर पर आदिवासी बहुल इलाकों में ऐसे कितने स्कूल हैं जो शिक्षक विहीन हैं, यानी जहां पढ़ाने के लिए एक भी टीचर नहीं है। सवाल का जो जवाब स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिया वो हर किसी को चौंका देगा। मंत्री ने जवाब दिया कि 7 आदिवासी बहुल जिलों के ऐसे कुल 1587 स्कूल हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि किस जिले में ऐसे कितने स्कूल हैं। सबसे ज्यादा बड़वानी में 428 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है। अलीराजपुर के 256 सरकारी स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है। मंडला में 237, झाबुआ जिले में 208, धार जिले में ऐसे स्कूलों की संख्या भी 208 है, जबकि सिंगरौली में 128 स्कूल शिक्षक विहीन है। सीधी में 122 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है। खास बात यह है कि अपने जवाब में स्कूली शिक्षा मंत्री ने इन हालातों के लिए पिछली कमलनाथ सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी उनके पापों को छुपाने के लिए इस आरोप लगा रही है। हमने रिकॉर्डेड दिया है और एक प्रकार से स्कूलों को खाली करने का काम कांग्रेस के समय जो बड़े पैमाने पर जो ट्रांसफर हुए थे उस समय हुआ है। मंत्री ने जहां इस हाल के लिए पिछली सरकार पर निशाना साधा, तो कांग्रेस ने भी सरकार पर पलटवार किया। उनको जवाब इस बात का देना चाहिए कि आदिवासी और एससी के उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है पिछले 6 महीने से। इसकी जवाब देना चाहिए, उनको क्यों नहीं मिल रही स्कॉलरशिप। जो एंटाइटल्ड हैं उसकी बात कर नहीं रहे हैं वो। और 34,000 शिक्षकों के पूरे वो हो गए, इंटरव्यू टेस्ट सब हो चुका है, लेकिन इसके ऑर्डर नहीं निकाल रही है सरकार, शिक्षा विभाग नहीं निकाल रहा। आदिवासियों का विकास का जितना काम कमलनाथ जी सरकार ने किया है उतना कोई नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि ये उन जिलों का हाल है जहां स्कूलों में गरीब आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, मगर बिना टीचर बच्चे पढ़ेंगे कैसे। सवाल यह भी कि शिक्षकों की भर्ती के दावों के बीच इन बच्चों को कब टीचर मिलेगा। और सवाल यह भी कि ट्रांसफर के चक्कर में क्या इन मासूम गरीब बच्चों का ख्याल नहीं रखा गया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस हाल के लिए जिम्मेदार कौन है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर साहब और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूं। शिव अनुराग सर, बृजेंद्र जी, हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल हितेश वाजपेयी साहब आपसे। सर, डॉक्टर हितेश वाजपेयी सुनने में कितना अच्छा लगता है, नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है। सर, ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब टीचर ही नहीं होगा? तो कैसे बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर? 1587 स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन हैं। देखिए आसिफ जी, अब आप चूंकि आपने मेरी ही याद दिला दी है तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। जी। जब मेरा प्राइमरी स्कूलिंग हुआ तो एक बहुत छोटा सा गांव है तवानगर, मध्य प्रदेश के लोग तो सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है, उसमें एक प्राइमरी स्कूल में मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ। मेरी मदर वहां पर टीचर थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। और मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि उस ट्राइबल अंचल में केसला ब्लॉक में वो आता है जो जिसकी आप जिक्र भी पैकेज में कर रहे थे।
और ये वो कांग्रेस का दौर था साहब, डीपी मिश्रा और उसके आगे के जो लीडर्स रहे हैं, शिवराज पटेरिया जी और ब्रजेंद्र भाई भी इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। तब की जो कांग्रेस होती थी सर, वो इसकी चिंता करती थी, एजुकेशन उनके लिए प्रायोरिटी हुआ करती थी और एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स करने की उनके अंदर एक शिद्दत हुआ करती थी। लेकिन ये बात सच है कि कालांतर में एजुकेशन की डिमांड भी बहुत बढ़ी है। उस समय में जो स्कूल होते थे उनकी संख्या भी कम होती थी, बच्चों की भी संख्या कम होती थी उसमें जाने की। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि उस समय भी स्कूल दुरुस्त होते थे जो होते थे और अच्छी संख्या में टीचर्स होते थे और पढ़ाई होती थी। आसिफ जी, हमने अच्छी पढ़ाई करी और मेरा जिले में मेरिट में भी रैंक रहा उस समय, जबकि वो गांव होता था, जिले में कई नगर आते थे और 5th बोर्ड जिले का सूची निकलती थी। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि वहां से चलते हुए आज हमारी यात्रा संख्यात्मक रूप से बहुत बड़ी है, तो बच्चों ने बहुत बड़ी मात्रा में प्रवेश किया है। लेकिन 15 महीनों के दौरान, आई एम वेरी सॉरी टू से, जिस प्रकार से शिक्षकों के स्थानांतरण अंधाधुंध हुए, हम समझ सकते हैं कि 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई थी तो एक बहुत बड़ी स्थानांतरण इंडस्ट्री की नीड कांग्रेस को रही होगी। लेकिन उस समय जो इन्होंने तितर बितर कर दिया डॉक्टर्स और शिक्षक को, खासतौर से इनका दबाव भी रहा होगा। देखिए, सभी शिक्षक चाहते हैं कि वो नगर मुख्यालयों में या जिला मुख्यालयों में रहें, किया भी गया होगा, लेकिन शायद उन गांवों की नीड को ध्यान में नहीं रखा। और आज जो इंदर जी ने मेरी बात हुई बहुत डिटेल में, वो उसका युक्ति युक्त करण। अब देखिए, अब आप किसी को नगर से गांव में भेजेंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आसिफ जी। लेकिन जिसकी नियुक्ति जहां हुई थी, यदि वहां को चलने दिया जाता कुछ दिन और, तो मुझे लगता है नई नियुक्तियां, जैसे अभी 24,000 पदों का होने जा रही है, आपको मालूम है, उनको नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। क्योंकि शिक्षकों के क्षेत्र में भी बहुत कुछ सुधार की यदि किसी सरकार ने कोशिश करी है तो हमारी सरकार ने करी है। जहां एक और दिग्विजय सिंह जी ने शिक्षा मैं जानता था कि देर सवेर आप आएंगे 15 महीने के कार्यकाल पर, इसलिए मेरा एक सवाल आपसे तैयार है। जब एक दिन में 100-150 IPS IAS के तबादले हो सकते हैं, तो फिर एक साल के कार्यकाल में क्या 1587 स्कूलों में आप एक टीचर नहीं भेज सकते थे सर? सर, बहुत कठिन होता है जब इन्होंने वहां से हटा दिए, तो अब पुनर्स्थापना करना कठिन काम है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र से नगर में आना आसान है, आदमी पैसे दे देता है कमलनाथ जी को आने के लिए। लेकिन शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में जाना, आसिफ जी, आप मंत्री बन जाइए, बहुत कठिन है। और देखिए, आप नाराज करके या हंटर की डंपे सिस्टम नहीं चला सकते हैं। और इसीलिए अब जो नियुक्तियां होंगी, जो 24,000 के नियुक्ति पत्र, सब उसमें सभी सेवा शर्तों में ये बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि पहले नियुक्तियां इन्हीं स्थानों पे होंगी आसिफ जी। और ये बात आपके इंटरव्यू में भी कही है इंदर सिंह जी ने। तो मुझे लगता है कि हाँ, हम इस चैलेंज से नकारते नहीं हैं, लेकिन इस चैलेंज को क्रिएट करने में राजनीतिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार रही हैं। मैं इस पर आ रहा हूं हितेश जी आपके पास। राठौर साहब, मैं जानता हूं कि आपके पास कहने को बहुत कुछ है, तो आप एड ऑन करते रहिए सर, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले शिव अनुराग सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। इसका मतलब एक वर्ग विशेष, शिक्षक वर्ग नाराज ना हो जाए, इसलिए छोटे छोटे बच्चों का आप भविष्य दांव पर लगा देंगे क्या? जब शासकीय सेवा में आप हैं, तो यहां तो प्राइवेट कंपनियों में ये क्लॉज लिखवा लिया जाता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कि आपको जहां भी पोस्टेड किया जाएगा आपको सेवाएं देनी पड़ेंगी। आसिफ साहब, एक नाम भर नहीं लूंगा, अगर समझ सके तो समझ जाए सब लोग। मध्य प्रदेश सरकार के एक सबसे बड़े नौकर साहब ने, उन दोनों जब बहुत तबादले हो रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं? तो बोले, कांग्रेस का कैडर तैयार कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास कैडर नहीं है। और एक कैडर हमारा तैयार होगा तबादलों से, कि जिनके जरिए हम करेंगे वो हमारे कार्यकर्ता बन जाएंगे। दिक्कत यह है, जब परसेप्शन ऊपर वाले व्यक्ति का ही गड़बड़ हो, तो फिर आप नीचे अब कर नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि शहरों में प्रभावशाली लोगों की पत्नियां, बच्चे, बच्चियां तबादला करा लेते हैं और सामान्य आदमी पैसे देके आता है, सरकारें कोई भी हो। सबसे बड़ी बात है, सेवा शर्तों में स्पष्ट करना चाहिए, जैसे डॉक्टर्स के लिए मध्य प्रदेश में स्पष्ट किया गया है, कम से कम सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले, कि एक निश्चित अवधि उनको ग्रामीण क्षेत्रों में गुजारना पड़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति सिर्फ इसलिए तबादले कर रहा हो या करवा रहा हो कि उसे कैडर तैयार करना है, तो फिर मुझे लगता है फिर कुछ नहीं कह सकते हैं। और वे बात पूरी जवाबदारी से ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के कह रहा हूं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आप उनको समझाइएगा तो लोग समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, दे धड़ धड़ तबादले। और सबसे बड़ी बात है
कि सरकारों का मुझे लगता है एकमात्र काम तबादली करना रह गया है क्या। दूसरा एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सरकारें जैसे जैसे असफल होती चली गई, निजी क्षेत्र का प्रवेश होता चला गया और धन बल का प्रवेश होता चला गया। जैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था असफल हुई 90 के बाद से, निजी क्षेत्र के स्कूल खूब खुल गए, और चाहे वो कॉन्वेंट हो, नर्सरी हो, सरस्वती शिशु मंदिर हो, लेकिन खूब खुले और बहुत अच्छे तरह से चल रहे हैं, जो जैसा वैसा चला रहा है। दूसरा, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था असफल हुई तो निजी क्षेत्र की शरण में लोग चले गए। सरकारी सुरक्षा व्यवस्था असफल हुई तो लोग सिक्योरिटी गार्ड्स के चक्कर में चले गए। सबसे बड़ी बात है कि हमें ओवरऑल चीजों को बदलना पड़ेगा, नजरिया बदलना पड़ेगा। पहले शिक्षक, जिन तबाह की बात कर रहा हूं, मेरे फादर भी स्वर्गीय हैं, वो शिक्षक हुआ करते थे, प्रिंसिपल रिटायर हुए। सबसे बड़ी बात है, शिक्षक का गांव में देवता की तरह सम्मान होता है, देवता की तरह। लेकिन आज उसे हिकारत से देखा जाता है। डीओ के दफ्तर में जाइए, धक्के मारते हुए बाबू उनसे पैसे मांगते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कहना और बात है और करना और बात है। सबसे बड़ी बात है, शिक्षकों को उनका समुचित सम्मान दीजिएगा जहां है। पुलिस के लिए आप हाउसिंग सोसाइटी सिस्टम बना देते हैं, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन है। दूसरे विभाग अपने अपने बना लेते हैं, बैंक वाले अपने अपने बंगले गाड़ियां बना लेते हैं। शिक्षक जहां स्कूल है वहां 2 शिक्षकों के लिए, 3 शिक्षकों के लिए आवास क्यों नहीं बनते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारा नैरेटिव बदल गया है। अब शिक्षा और शिक्षण बहुत पीछे चला गया है। हुजूर, पुराने जमाने में जो 80 के पहले स्कूल बनते थे, उनमें शिक्षक आवास की कई जगहों पर व्यवस्था देखी है। राजधानी भोपाल में भी हुआ करती थी, जो साउथ टिटिंगर में स्कूल था, शायद सरदार पटेल। सबसे बड़ी बात है, शिक्षकों को गांव भेजिएगा, बिल्कुल भेजिएगा, लेकिन डॉक्टरों को, शिक्षकों को आवास की व्यवस्था भी करिएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो जबरन आप उन्हें नहीं रख सकते हैं। तबादले होंगे, इनकैन प्रकार तबादले होंगे। मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। राठौर साहब, आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सीधा सवाल, जब ये धुआंधार ट्रांसफर हुए तो सर ये सामंजस्य नहीं बैठाया गया कि गांवों से, ग्रामीण अंचलों से, आदिवासी अंचलों से शहरों की तरफ लोग तो खुशी खुशी जाएंगे, लेकिन वहां से यहां आने में फिर क्या होगा? उन बच्चों का क्या होगा जो अपने टीचर को खो तो रहे हैं, लेकिन नया टीचर उन्हें कब मिलेगा? 1587 बहुत बड़ी संख्या है ऐसे स्कूलों के। देखिए आसिफ जी, मैंने परमार साहब को भी सुना, जिन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के 1 साल का पाप है जो हम अभी भोग रहे हैं। और हमारे मित्र और विद्वान साथी वाजपेयी साहब को भी सुना। इनकी बात से भी लगभग ऐसा ही परिलक्षित हुआ कि 1 साल की कमी की वजह से ये सारी गड़बड़ियां हो। 2 बातें हैं जिसको अलग अलग तरीके से हमें समझना। एक तो जो भी कर्मचारी है उसमें शिक्षक भी आते हैं, नियम ये रहता 3 साल बाद उनके तबादले जो है होते हैं, और उनकी इच्छा भी जानी जाती है कि उनके आसपास में कौन सी जगह है। पहली बार ऐसा हुआ 15 साल बाद। पटेरिया जी भी कह रहे थे कि बगैर पैसे के तबादले होते नहीं थे, कुछ होता नहीं है। कांग्रेस की सरकार आई और ऑनलाइन ट्रांसफर की व्यवस्था हम लोगों ने की। एक नया पैसा किसी का खर्च नहीं किया और लोगों को सुविधा मिली और लोगों के ट्रांसफर हुए। ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर सारे ट्रांसफर हो गए। जिस तरीके से हमने अपने मित्रों की बात सुनी है, इनके हिसाब से तो ये लगा कि 1500 जो स्कूल हैं वो 1 साल के अंदर ही सारे खाली कर दिए गए। पिछला रिकॉर्ड निकाल के देखिए, पहले भी इसमें स्कूल खाली थे, और अगर और आप देखेंगे तो 12,000 स्कूल इन लोगों ने बंद कर दिए थे 15 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के शासन में, और 19,000 स्कूल ऐसे थे आदिवासी क्षेत्र से हटके भी जहां मात्र 1 शिक्षक पदस्थ था, जबकि होने चाहिए थे 4-4, 5-5। सही बात यह है कि 15 वर्ष इन लोगों ने शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की। अपने कैडर तैयार करने के चक्कर में उल्टे सीधे तबादले किए। अब आर्थिक रूप में मैं नहीं जाना चाहता। नहीं, अगर ट्रांसफर करने से कैडर तैयार होता है सर, तो क्या आप अपना कैडर तैयार कर पाए? नहीं, मैं तो अभी टाइम ही नहीं मिला हम लोगों को, तो और हमने कभी विश्वास भी नहीं रखा। जो कैडर वाले हैं वही कैडर तैयार करते हैं, हम लोग तो सीधे मैदान में जाते हैं और हमारा कार्यकर्ता काम करता है। खैर, उस बहस पे मैं नहीं जा रहा हूं आसिफ जी, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 15 वर्ष आपकी सरकार थी, अभी 1 वर्ष से फिर आप हो, मतलब 16 साल में 1 साल की वजह से आपकी सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई।
मतलब जो लोग भी सुनेंगे वो भी इस बात को जरा समझेंगे भी, और मुझे लगता है जो है अंदर अंदर से वो हंसेंगे। ये इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना जवाब एक जब शिक्षा मंत्री सदन के अंदर देता है तो निश्चित रूप से वो हंसी का पात्र ही बनता है। ठीक, राठौर साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। और सम्मान से जो है शिक्षक की श्रेणी रखी जाती है। गांव देहातों में हम लोग जब पढ़ते थे, जैसा हमारे वाजपेयी जी कह रहे थे, मैं भी सहमत हूँ कि उस वक्त जो है गुरु का बड़ा सम्मान होता था। और जब गुरुओं का मंत्री अगर ऐसी भाषा बोले कि कांग्रेसियों के पाप की वजह से ऐसा हुआ, तो ये मतलब कहीं समझ में नहीं आती है। ठीक, राठौर साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। हालांकि देखिए, आज के इस दौर में भी ऐसे ऐसे टीचर्स की कहानी हमने इसी चैनल पर दिखाई है जो अपने साधनों का इस्तेमाल करते हैं स्कूल की दशा दिशा सुधारने के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, और हम उन गुरुओं को नमन करते हैं। उसके लिए कोई टीचर्स डे या गुरु पूर्णिमा की आवश्यकता नहीं, हम हर रोज उनके ऋणी हैं, आभारी हैं, और ऐसे टीचर्स बहुत बड़ी गिनती है। मैं वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूं। ये जो राठौर साहब का अभी जवाब था, ये फिर से मेरा वही सवाल उसको दोहराता है जिसपे मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर ऐसे 1587 स्कूल थे भी तो क्या आप टीचर्स की नाराजगी से बच रहे थे? उन बच्चों का क्या होगा जो अपने लिए एक अदद टीचर की मांग कर रहे हैं? 4-5 तो छोड़िए, एक टीचर तो कम से कम भेजिए कि वो 1-1 घंटा भी बाकी क्लासेस को पढ़ा सके। बिल्कुल आसिफ जी, मैं राठौर साहब से कहना चाहता हूं, ना मेरी आपका या आपकी पार्टी या इस व्यवस्था को किसी भी प्रकार से मैं आप शब्द नहीं कहना चाहता, ना मैं कहूंगा ठाकुर साहब। और मैं बिल्कुल आपने जो तर्क दिए हैं मैं उसमें बहुत सारे मानता भी हूं। बिल्कुल मैं क्षमा चाहता हूं यदि किन्हीं शब्दों से आपको ऐसा लगाओ, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं ठाकुर साहब, जो आप लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था करी थी, आप स्वयं मंत्री थे, बहुत अच्छे से उसका सच जानते हैं, और मैं उसमें नहीं जाना चाहता। किसी भी व्यवस्था को ऑनलाइन कर देने से वो पारदर्शी हो गई या ईमानदार हो गई है, ये अभी स्थापित नहीं हुआ है, और इसके कई उदाहरण हम देखते रहते हैं। तो इसीलिए वो मड स्लिंगिंग छोड़ दीजिए कि रेट क्या था, किस प्रकार से सूचियां रिलीज होती थी, क्या होता था, और 65,000 ट्रांसफर हुए हैं सर, 65,000, और 65,000 में से आप मान के चलिए फिर जब भी शिक्षक और डॉक्टर, ठाकुर साहब आप यदि इनको गांव से शहर ले आएंगे तो शहर से इनको गांव पहुंचाना बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना हरकुलियन टास्क है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, बहुत कठिन काम होता है। क्योंकि देखिए साहब, आप तो उनको गांव से शहर में ले आए, पैसे भी मिल गए, सब हो गया, बहुत अच्छा सब गुड्डी गुड्डी हो गया सबके लिए, लेकिन अब आप सोच रहे हो इंदर सिंह परमार जी उनको नगर से शहर गांव में ले जाएं, तो स्वाभाविक है कि कोई भी सरकार अलोकप्रिय फैसले से थोड़ा सा कहीं ना कहीं संकोच करती है, और इसीलिए रास्ता निकाला गया है कि जो ये 24,000 नियुक्तियां होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें इन विद्यालयों का ध्यान रखा जाएगा। और हमारे लिए दूसरी ओर जो आसिफ जी ने कहा वो सवाल भी मौजूद है, भाई उन बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा सकता जो चाहते हैं कि शिक्षा मिले। जिन 12,000 पाठशालाओं की आप बात कर रहे हैं जिनको युक्तिकरण किया गया सर, बंद नहीं किया गया, यू आर अ वेरी सीनियर, आप विधानसभा के सदस्य हैं, आप स्वयं जानते हैं, जहां पर छात्रों को संख्या कम है, 10 हैं, 12 हैं, 15 है, तो उनको आसपास के स्कूलों में जहां सड़कें बन गई हैं, भवन बन गए हैं, उनका रीएप्रोप्रिएशन करिए, वो ड्रॉप आउट नहीं हुए। तो इस प्रकार के स्कूल जो थे उनको स्थापना व्यय से निकालने के लिए जो मना दिए गए, कहीं किराए के भवन में चल रहे थे, उनको हटाकर फिर जहां पर शिक्षक है वहां पर कई कारणों से उनका रीएप्रोप्रिएशन किया गया है। इनमें से एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां पर बच्चों को मना कर दिया गया है कि कल से स्कूल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हमें शिक्षा विभाग पर भी थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। लेकिन ये बात सच है, मैं पटेरिया साहब की बात को बिल्कुल एंडोर्स आज इसलिए करना चाहता हूं आसिफ जी कि शिक्षकों के लिए और डॉक्टर्स के लिए दो व्यवस्था ऐसी है कि हम तीनों चारों मिलकर इस बात को कहें कि जब भी शिक्षा का भवन बने या चिकित्सालय बने तो उसके पहले नींव डलना चाहिए शिक्षकों के घर की और डॉक्टरों के घर की, ना कि एसडीएम और कलेक्टर के आवासों के रूप में उनको आरक्षित किया जाना चाहिए। ये अच्छी बात कही आपने वाजपेयी साहब, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। शिव अनुराग पटेरिया सर, ये कैसा सियासी समीकरण या कैसा सियासी गणित है कि 1500 स्कूलों में अगर एक टीचर है तो 1500 वोट के लिए या 1500 लोगों को संतुष्ट करने के लिए, उन्हें साधे रखने के लिए, एक स्कूल में अगर सिर्फ 20 बच्चे पढ़ते हैं और 1500 से गुणा करें तो मां बाप को भी मिला दें तो 60,000 वोट बनते हैं। मैं ये गणित समझ नहीं पा रहा, ये टीचर्स को साधने के चक्कर में उन मां बाप की नाराजगी सियासी दल कैसे मोल ले सकते हैं जिनके बच्चों में स्कूल में एक टीचर तक नहीं?
आसिफ साहब, एक निवेदन करना चाहूंगा। ये 5-6-7 जिलों का आंकड़ा है। पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों का आंकड़ा निकाला जाएगा तो 5-10 हजार स्कूल ऐसे होंगे जहां पर एक शिक्षक है या बिल्कुल भी कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात है, एफजी लोग चलाया करते हैं। विश्व बैंक के कार्यक्रम में 10 साल पहले गया था, मुरैना जिले के गांव में मैं गया था बेटी बचाओ आंदोलन को देखने के लिए। तो जैसे हम लोग गांव में स्कूल पहुंचे तो मालूम पड़ा हेडमास्टर साहब तौलिया लपेटे थे और शिक्षक एफजी शिक्षक पढ़ा रहे थे। बहुत बड़ा संकट है। सबसे बड़ी बात है कि अगर शिक्षक हैं भी, स्कूल है भी, तो एफजी लोग काम कर रहे हैं। अगर आपको शिक्षा को वास्तव में जमीन पर उतारना है तो मुझे लगता है शिक्षक को सम्मान दीजिए, सुविधा दीजिए, ज्यादा पैसा दीजिए, तो अपने आप लोग जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, स्थानीय लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए। मुझे लगता है अगर स्थानीय व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, स्थानीय डॉक्टर भी हो, और उसके कुल मिला के जो नियुक्ति है उसका चयन प्रक्रिया में स्थानीयता को 50% नंबर मिलना चाहिए। ये देखिए चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें समस्या ये भी है, गांव का अगर स्थानीय व्यक्ति भी है तो आजकल कौन सा गांव का लोग, गांव के पढ़े लिखे लोग गांव में रहना चाहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं, और ऐसे जितने लोग हैं उनको सलाम है कि वो गांव के और गांव में ही रहना चाहते हैं, वहीं अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। हर कोई शहर की तरफ भाग रहा है। बात अलग है कि बुढ़ापे में फिर सबको गांव की याद आती है, लेकिन तब तक सिखाने और सीखने की कुछ उम्र बचती है क्या? बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राठौर साहब, वाजपेयी साहब और शिव अनुराग पटेरिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा बहुत जल्द लौट रहा है।